सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। कई बार सियासत में जीत की आंधी चलती है तो लैंडस्लाइड विक्ट्री भी होती है और लैंडस्लाइड हार भी होती है। एक तरफ जब आम चुनाव हुए 2024 के तो बीजेपी की आंधी नजर आई, एनडीए ने तमाम सीटों को जीता और सरकार बनाई। लेकिन जब उपचुनाव हुए हैं तो इंडिया गठबंधन की लैंडस्लाइड विक्ट्री नजर आ रही है। कुल 13 सीटों में से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल कर ली है। लेकिन जिस तरीके से 2024 में चर्चा में अयोध्या की सीट थी, इस बार के उपचुनाव में चर्चा में बद्रीनाथ की सीट है। पूरी कहानी इस रिपोर्ट में है, इस रिपोर्ट को देखिए। लोकसभा के रण में एनडीए ने बाजी जरूर मान ली हो, लेकिन 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी इंडिया गठबंधन की आंधी में पूरी तरह से उड़ गई। 13 में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आई, तो वहीं बीजेपी को सिर्फ 2 सीट पर जीत मिली। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी ने एक बार फिर से सेंध लगाई और अमरवाड़ा की सीट अपने नाम की। अमरवाड़ा के अलावा हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट भी बीजेपी के नाम रही, लेकिन इसके अलावा बाकी सभी 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने पूरी तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। बंगाल की सभी 4 सीटें भी तृणमूल कांग्रेस के खाते में गई। एक बार देख लीजिए इन 13 सीटों पर क्या नतीजे रहे। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में बीजेपी की जीत हुई, कांग्रेस की हार हुई। बिहार में रुपौली विधानसभा में चुनाव हुए, निर्दलीय की जीत हुई, जेडीयू की हार हुई। पंजाब के जालंधर पश्चिम में आम आदमी पार्टी की जीत हुई, बीजेपी की हार हुई। पश्चिम बंगाल के रानाघाट दक्षिण, रायगंज, बागदा, मानिकतला में टीएमसी की जीत हुई और बीजेपी की हार हुई। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में बीजेपी की जीत हुई, कांग्रेस की हार हुई। उधर देहरा और नलगढ़ में कांग्रेस की जीत हुई, बीजेपी हार गई। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में कांग्रेस जीत गई, मंगलौर में भी कांग्रेस की जीत हुई। तमिलनाडु के विक्रमंडी में डीएमके की जीत हुई और पीएमके की हार हुई। उपचुनाव के जनादेश के क्या संकेत हैं, इसके मायने तो राजनीतिक पंडित निकालेंगे ही, लेकिन उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस और इंडिया खेमे में खुशी का माहौल है। चंडीगढ़ से लेकर हिमाचल तक इंडिया ब्लॉक के लिए होली दिवाली एक साथ आ गई। इस जीत के बाद हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पूरे देश का धन्यवाद दिया और कहा कि जिस तरह की खरीद फरोख्त हिमाचल में हुई है, उसका जवाब जनता ने बीजेपी को दिया है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश सिंह रावत ने जनता का शुक्रिया अदा किया है। जनता ने चुनाव जिताकर भेजा कि आपकी 40 सीटें, ये जनता ने तय किया। पर जिस प्रकार की राजनीतिक खरीदो फरोख्त हिमाचल की राजनीति में हुई है, उसका जवाब जनता ने दिया है और ये सही संदेश भी है कि भविष्य में कोई भी राजनीतिक दल है इस प्रकार की खरीदो फरोख्त करने की हिम्मत नहीं करेगा। यहाँ से संकेत बिल्कुल साफ है कांग्रेस के लिए मंगलौर के कि खूब मेहनत करो, डट करके मेहनत करो, लगातार परिश्रम करो। यदि ऐसा करोगे, एकजुट होकर के परिश्रम करोगे तो हम तुमको आशीर्वाद देंगे, तुम जीतोगे। जीत के जश्न में इंडिया गठबंधन डूबा हुआ है, जश्न होना भी चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से उपचुनावों में बीजेपी को हराया है, उससे इंडिया गठबंधन के नेताओं में भी एक अलग कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। 13 में से 10 सीटों पर विपक्ष ने इस उपचुनाव में जीत दर्ज की है। पूरे गदगद है कांग्रेस पार्टी। समीक्षा के दौर में जाएगी बीजेपी निश्चित तौर पर कि चूक कहां से हुई है। लेकिन लौटकर आते हैं मध्य प्रदेश, क्योंकि यहां पर बहुत समीक्षा हुई है चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद। लेकिन उसके बाद भी जब उपचुनाव हुए तो अमरवाड़ा की सीट कांग्रेस बचा नहीं पाई और उस बार अमरवाड़ा में इस बार बीजेपी जीत गई है। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि बहुत मेहनत की थी कार्यकर्ताओं ने, लेकिन फिर भी चूक कहां हो गई ये किसी को पता नहीं चल पा रहा है। अमरवाड़ा में किस तरीके से कमल खिला है, उसको लेकर बहुत विस्तृत रिपोर्ट बनाई है, इस रिपोर्ट को देखिए। कमलनाथ का गढ़ अब नहीं रहा। पहले लोकसभा चुनावों में हार, उसके बाद अमरवाड़ा उपचुनाव में कमलेश शाह की जीत ने कमलनाथ के इस किले को पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में कर दिया है। अब ये किला बीजेपी का हो गया है और कमलनाथ सिर्फ ये सब होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि शायद इससे ज्यादा उनके बस में कुछ है भी नहीं। पहले जान लीजिए कि अमरवाड़ा के रण में कौन सी पार्टी का क्या हाल रहा। अमरवाड़ा उपचुनाव का परिणाम कहता है कि इसमें बीजेपी उम्मीदवार कमलेश प्रताप शाह को 83,105 वोट मिले हैं, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार धीरन शाह इनवाती को 80,078 वोट मिले हैं।
तो वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उम्मीदवार देवरावेन भलावी को 28,723 वोट मिले हैं और नोटा को 3,403 वोट मिले हैं। एएसपी उम्मीदवार चंद्रदीप टेकाम 2,268, निर्दलीय उम्मीदवार अतुल राजा उइके 2,232, निर्दलीय उम्मीदवार शोभाराम भलावी 1,530, निर्दलीय उम्मीदवार पवन शाह सरियम 809, जेजीपी उम्मीदवार एडवोकेट राजकुमार सरियम 749, तो वहीं आरजीपी उम्मीदवार रीता मरकाम को 594 वोट मिले हैं। इस जीत के बाद बीजेपी के खेमे से जश्न की तस्वीरें भी सामने आई। सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने इस जीत पर अमरवाड़ा की जनता को बधाई दी, तो वहीं जीतू पटवारी ने कांग्रेस में फिर से आत्ममंथन की बात कही। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, अमरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूंगा। आज मैं मुंबई में हूं, लेकिन मेरा मन लगा हुआ है कि मैं ऐसा लग रहा है कि अमरवाड़ा की जीत में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, वहां की जनता के साथ उस जश्न में शामिल हूं। मेरी अपनी ओर से एक अच्छी जीत की बहुत बधाई। स्वाभाविक है कि चुनाव में गोंडवाना भी 25,000 से ऊपर ले गई। कांग्रेस पार्टी लोकसभा में हम लगभग 14,000 वोट से ये चुनाव हारे थे। प्रयास कार्यकर्ताओं ने और पूरी पार्टी ने बहुत एकजुटता से की। जो प्रशासन का दुरुपयोग होता है, जो बीजेपी ने एक चलन जैसा ला दिया है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वहाँ अद्भुत हुआ है। और मैं ये बोलते हुए कि बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के, परिवर्तन था पब्लिक में भी, उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है, इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। 16 साल बाद बीजेपी ने अमरवाड़ा के रण में बाजी मारी और इस सीट पर अपना कब्जा जमाया है। इस जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ने भी जनता को धन्यवाद दिया है। कमलेश शाह है, आइए हम जानते हैं कि विजय को लेकर क्या उनका कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और आज जो ऐतिहासिक जीत हुई है अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, छिंदवाड़ा जिले में, उसका श्रेय हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को जाता है, हमारी क्षेत्र की जनता जनार्दन को जाता है, जिन्होंने हमें भरपूर आशीर्वाद और सहयोग। लोकसभा में 29 सीटों पर क्लीन स्वीप करने के बाद बीजेपी ने अमरवाड़ा की सीट भी अपने नाम कर ली है और कांग्रेस में फिर से चिंतन और मंथन का दौर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। एक समय था जब कमलेश शाह को कमलनाथ का सबसे करीबी बताया जाता था, लेकिन फिर उसके बाद सियासत की हवा पलटी, कमलेश शाह बीजेपी के हो गए और अमरवाड़ा भी अब बीजेपी का हो गया है। लेकिन सियासत में इतना आसान होता है क्या जनमत को लूट बता देना? क्योंकि जीतू पटवारी साहब यही कह रहे हैं कि ये जीत नहीं, ये लूट है। समीक्षा के दौर में फिर से जाएगी कांग्रेस, लेकिन नतीजा क्या होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने आपातकाल के घोषणा किए जाने की तारीख यानी 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले पर अब छत्तीसगढ़ में भी सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी इस फैसले का जमकर स्वागत कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे अंबेडकर साहब का अपमान बता रही है। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट को तफसील से देखिए। दरअसल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने को लेकर भारत सरकार की ओर से एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना में लिखा है कि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हुई थी। उस समय सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया था। भारत के लोगों को देश के संविधान और मजबूत लोकतंत्र पर विश्वास है, इसलिए भारत सरकार ने आपातकाल के दौरान संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 25 जून 1975 को कांग्रेस ने संविधान की हत्या कर दी थी। ऐसी हिमाकत कोई और न कर सके, इसलिए ये अध्यादेश लाया गया है जो स्वागत योग्य है। संविधान हत्या दिवस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, कांग्रेस ने काला कानून लाया था। राज्य और देश में गैर कांग्रेसी दल के लोग थे, उन्हें बंदी बना दिया गया था। आने वाली पीढ़ियों को पता रहे कि लोकतंत्र की हत्या किसने की थी और आने वाले समय में कोई ऐसा सोच भी न पाए और इस प्रकार की हिमाकत न कर सके और लोगों को मालूम हो कि संविधान की हत्या किसने की, क्यों की। इसलिए 25 जून को संविधान की हत्या दिवस के रूप में याद करना ये आज की आवश्यकता है और इसलिए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। ये काला कानून लाया जिसके तहत राज्य में और देश में पूरे जो भी
गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल के लोग थे उनको बंदी बना दिया गया, जेल में डाल दिया गया, यातनाएं दी गई। तो चूँकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको स्मरण रहे कि लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार से हुई थी और आने वाले समय में कोई ये सोच भी ना पाए कि कोई कितनों ही ताकतवर क्यों ना हो, इतिहास उसे माफ नहीं करती। वहीं केंद्र की मोदी सरकार के इस फैसले को कांग्रेस पार्टी ने बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान बताया है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, संविधान की हत्या शब्द बाबा साहब का अपमान है। बीजेपी ने संविधान के साथ हत्या शब्द जोड़कर बाबा साहब का अपमान किया है। संविधान को खत्म करने की और बदलने की साजिश बीजेपी कर रही है। देश की जनता ने संविधान को बचा लिया, भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। देखिए, संविधान की हत्या शब्द बाबा साहब का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के साथ हत्या शब्द जोड़ के बाबा साहब का अपमान किया है और सही मायने में तो संविधान को खत्म करने का, संविधान को बदलने का साजिश तो भारतीय जनता पार्टी ने करा था। ये तो भारत की जनता, भारत के नागरिकों की, भारत की देवतुल्य जनता ने संविधान को बचा लिया। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बहरहाल लोकसभा चुनाव के दरमियान कांग्रेस ने बीजेपी पर लगातार आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार आने पर संविधान को बदल देंगे। माना जा रहा है कि ये भी एक बड़ी वजह रही जिसके कारण बीजेपी को नुकसान हुआ। अब मोदी सरकार ने कांग्रेस को संविधान विरोधी बताने के लिए आपातकाल की घोषणा को संविधान हत्या दिवस करार दिया है। इस सियासी घमासान के बीच अब जनता को तय करना है कि कौन संविधान के साथ है और कौन संविधान विरोधी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कांग्रेस कह रही है कि संविधान के साथ हत्या शब्द जोड़ देने से बाबा साहब अंबेडकर की जो है यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर के साथ नाइंसाफी करनी बात हो गई है। लेकिन आपको याद होगा एक दौर में संसद में इसी कांग्रेस पार्टी के जो उस वक्त के नेता थे, मौजूदा समय में नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भारत माता की हत्या की बात कही थी, हिंदुस्तान की हत्या की बात कही थी। उस वक्त कौन गुनहगार थे ये कांग्रेस बेहतर बता पाएगी। खैर, आज़ादी के 75 सालों के बाद भी आपातकाल पर तो बहस चल रही है, लेकिन इस आपातकाल के बहस के बीच में से अगर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद इलाके में लोग महज पानी को तरस रहे हैं, बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, मूल सुविधाओं को तरस रहे हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी सुध कौन लेगा? इसको लेकर ना सत्ता बात करती है ना ही विपक्ष। लेकिन विस्तार न्यूज ने इस खबर को बहुत मुस्तैदी से कवर किया है और गरियाबंद जिले में पानी की जो ये कमी है इसको लेकर हमने एक रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट को देखिए। पीएम के जल जीवन मिशन का उद्देश्य लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मुहैया कराना है, लेकिन गरियाबंद के छुरा के खुड़ियाडीह में रहने वाले कमार परिवार बोतल में खराब पानी लेकर कलेक्टर से पूछने आ गए कि आखिर उन्हें साफ पानी कब मिलेगा। कलेक्टर कैंपस में खड़े होकर बोतल में पानी दिखा रहे कमार जनजाति के इन लोगों को राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र होने का दर्जा मिला है, लेकिन इन जनजातीय लोगों के समक्ष पेयजल की संकट है। जल जीवन मिशन हो या केंद्र की जनमन योजना, लेकिन पेयजल संकट दूर करने अब तक इनके गांव कोई भी नहीं पहुंचा। इतना ही नहीं, पीएम आवास की मांग भी अधूरी है। पानी में ना बहुत दिक्कत है, मतलब चाय भी बनावे ना, चाय भी ना पूरा काला पड़ जाते और पीवे तो लोहाइन भी लगते। ओकरे से फिर बोल दें वो, मतलब ये पंचायत में भी आवेदन लगा रहे हैं, बोल भी सके लेकिन कुछ नहीं कर पान का सचिव और सरपंच है। पंचायत ने भी जाग बोले और पंचायत वाला भी बताए हैं, ओकर बाद में सुनाई नहीं करी, तब पंचायत में सुनाई नहीं करा। कलेक्टर ऑफिस गए हम पानी बाटल धर के, तो वहाँ सुनाई करी से ओकर बाद आए हो तो हम देखा तो। अब पीएचई विभाग का है सर, उनको देखना चाहिए। इसमें पानी गंदा है तो कम से कम पाउडर वाउडर जो भी अभी गोली वोली डालते हैं ना, उसमें डालना चाहिए। वहीं कलेक्टर से शिकायत के बाद पीएचई विभाग ने पानी की जांच भी की। 300 की आबादी वाले इस गांव में मौजूद 5 में से 3 हैंडपंप का पानी दूषित होने के बाद खुद अधिकारी स्वीकार कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जल जीवन मिशन के तहत पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें टर्बिडिटी की मात्रा अधिक है, हो सकता है कि इसमें भविष्य में कोई दिक्कतें आ सकती है, लेकिन वर्तमान में अभी क्या है, उसका उस पारा में ज़्यादा बसाट न होने के कारण उसका उपयोग कम है। उपयोग कम होने के कारण उसमें आयरन का कंटेंट है। अब वहाँ पे जो नल जल योजना है तो उसमें मोटर पंप इंस्टॉल करके वो योजना को चालू कराना है। बहरहाल अफसरों का ये स्वीकार करना कि पानी दूषित है विभाग के दावों की पोल खोलकर रख दी है। दूषित पेयजल से रोज जूझ रहे ग्रामीणों को अब सिर्फ साफ पानी का इंतजार है।
और उम्मीद है कि जल्द से जल्द साफ और स्वच्छ पानी की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। विस्तार न्यूज के लिए गरियाबंद से झशांक नायक की रिपोर्ट। राम के ननिहाल से छत्तीसगढ़ वासियों के बाद विष्णु कैबिनेट ने अयोध्या में भगवान राम के दर्शन किए। रामलला दर्शन योजना के तहत चार्टर्ड प्लेन से साई कैबिनेट अयोध्या के लिए रवाना हुए। रायपुर एयरपोर्ट से रवाना होने के दौरान मंत्रिमंडल ने भगवान रामलला के दर्शन को लेकर रायपुर में उत्साहित नजर आए, तो वहीं कैबिनेट की अयोध्या यात्रा पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। लेकिन भांचा राम के ननिहाल में शुरू हुई अयोध्या राम मंदिर को लेकर ये राजनीति क्यों हो रही है, इसको लेकर इस रिपोर्ट को देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने मोदी की गारंटी के तहत रामलला दर्शन योजना की घोषणा की थी। सत्ता में आने के बाद रामलला दर्शन योजना को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी देकर छत्तीसगढ़ में लागू किया गया। योजना के तहत हजारों की संख्या में दर्शनार्थी अयोध्या दर्शन करने आए। भक्तों का अयोध्या दर्शन करवाने के बाद राज्य सरकार के सभी मंत्री भांचा राम के आशीर्वाद लेने अयोध्या की यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में खास बात यह भी है कि साय मंत्रिमंडल ने शिवरी नारायण से माता शबरी के बेर राम को समर्पित किए। बेर फल के अलावा और क्या क्या भगवान राम को समर्पित किया गया वो भी जान लीजिए। रामलला को भेंट, बेर फल की टोकरी, विष्णु भोग चावल, कोसा वस्त्र, करी लड्डू, अनरसा, सीताफल। और सबसे पहले भगवान राम का दर्शन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं। उसके बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का पूजन अर्चन करके उनका आशीर्वाद लिए हैं और अभी यहाँ सरयू माता का विधिवत पूजन अर्चन किए हैं, उनका आरती किए हैं और सबसे आशीर्वाद मांगे हैं छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए। हालांकि विपक्ष का दायित्व निभा रही कांग्रेस ने साय मंत्रिमंडल की भक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा की भक्ति कालनेमी के समान है और पूरी अयोध्या की यात्रा एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। बीजेपी की सरकार को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक साय सरकार चंदखुरी के मंदिर में दर्शन करने नहीं गई। वहीं सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार ने राम वन गमन पथ के कार्य में भी रोक लगा दी है। साय कैबिनेट ने रामलला के दर्शन कर लिए और भगवान राम को उनके ननिहाल से लाई गई भेंट भी सौंप दी, लेकिन कांग्रेस की राजनीति अभी भी जारी है। अब देखना होगा कि राम मंदिर का ये मुद्दा आगे और कितना लंबा चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से है। जांजगीर चांपा के बलौदा क्षेत्र के करमंदा गांव में डायरिया थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब तक 30 नए मरीज मिल चुके हैं। करमंदा गांव में यह आंकड़ा 77 से ज्यादा पहुंच चुका है, जिसमें लोग डायरिया से प्रभावित हैं। 24 लोगों का इलाज बलौदा के अस्पताल में चल रहा है और मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल में डायरिया वार्ड भी बनाया गया है। डायरिया का प्रकोप किस तरीके से करमंदा गांव के लोगों को डरा रहा है, उसको लेकर एक रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट को तफसील से देखिए। जांजगीर चांपा के बालौद के करमंदा गांव में डायरिया डराने लगा है। शनिवार को गांव में डायरिया के 30 नए मरीज मिले हैं और कुल डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़कर 70 से ज्यादा हो गई है, जिसमें 24 लोगों का इलाज बलौदा के अस्पताल में चल रहा है और मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल में डायरिया वार्ड भी बनाया गया है। कुछ मरीजों का इलाज जिला अस्पताल और निजी अस्पताल में भी चल रहा है। डायरिया से एक महिला की मौत भी हो गई है, जो कि गाँव की पंच भी थी। करमंदा में हर दिन 10 से 15 नए मरीज मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग पैर पसार कर सोया हुआ है। ना कोई फिक्र है और ना ही स्वास्थ्य विभाग ने कोई कैंप लगाया है। स्वास्थ्य अमला गांव पहुंचता है और शाम तक लौट जाता है। ऐसे में रात में लोगों को इलाज की सुविधा गांव में नहीं मिल रही है और ग्रामीण रात में कैंप लगाने की मांग कर रहे हैं। इधर पीएचई विभाग ने पानी का सैंपल लिया है और जाँच के लिए भेज दिया है। अभी हम करमंदा गांव में मौजूद हैं, जहां पर डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लगातार डायरिया से प्रभावित जो मरीज हैं वो मिल रहे हैं। यहां पर शादी हुई थी 10 तारीख को, जिसके बाद डायरिया के मरीज लगातार मिल रहे हैं। और आपको तस्वीर दिखाएंगे कि शादी में इसी बोर से पानी का उपयोग किया गया था, जिसके बाद लगातार मरीज जो है डायरिया के मिल रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बोर है उसी के पास में घूरा है, जिसके वजह से पानी दूषित होने की आशंका जताई जा रही है। आपको तस्वीर दिखाएंगे कि यही वह घूरा है जो बोर के पास है। आसपास में बहुत सारे घर हैं और जहाँ इसी के चलते जो है लोग लगातार प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल
जो है खबर विस्तार न्यूज में खबर दिखाए जाने के बाद पीएचई विभाग जो है नींद से जागा है और पानी का सैंपल लिया गया है। दरअसल 10 तारीख को गांव में शादी थी जहां लोगों ने भोजन किया। इसके बाद लोग डायरिया से प्रभावित हुए थे। फिर यहां डायरिया अलग अलग 7 वार्डों में फैल गया। गांव के वार्ड संख्या 4, 5, 6, 7, 10 से 11 और 12 में डायरिया का प्रकोप है। अभी यहां डायरिया का आंकड़ा 70 के पार पहुंच गया है। लगातार नए मरीज मिलने के बाद अब स्वास्थ्य अमले को और ज्यादा सजग होने की जरूरत है। इस पूरे मामले पर अब ग्रामीण भी डर के साए में दिख रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पीएचई वाले नल वल का जो दवाई डालना है ये बरसात के पहले करते क्यों नहीं? स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है बरसात के पहले इन लोगों का टीम दौरा क्यों नहीं करती? आज तक का आपका स्वच्छता विभाग वाले बहुत सारे करोड़ों रुपए में घुरवा बनाने के लिए खर्चे हुआ है, बट नल के बगल में ही घुरवा पड़ा हुआ है। ये चिंता का विषय है। और स्वास्थ्य विभाग को यहाँ जिस प्रकार से मरीज मिला है चाहिए कि रात में भी कैंप करे, रात में डॉक्टरों की उपस्थिति हो। हाँ, अभी लगातार रात में हम घूमे पड़ते, रात के महिला दूर दूर ले जाता हमारे एमटी हमन के साथ में है और साथ हमारा पूरा सहयोग देते। और जो हमारा बोला थे आके तो हमन तुरंत ओकर घर में जातन गोली लेके और ओकर बाद जिसना ओकर स्थिति है तेसना हमन गाड़ी ला फोन करके बुलातन और एक के जगह में हमन और पारा में घूमतन। जे मरीज मिला तेला 2 के जगह 3, 4 एक गाड़ी में हमन भेजातन। डायरिया के डर से ग्रामीण भी सहमे हुए हैं और अब जरूरत है स्वास्थ्य विभाग की सजगता की। हालांकि अब देखना होगा कि इन गांव वालों को डायरिया से आखिर कब तक राहत मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। चलिए अगली खबर रायपुर से है, जहां पीआरए ग्रुप के दफ्तर के बाहर फायरिंग हुई है। बाइक सवार 2 लोगों ने हवाई फायरिंग की और इस फायरिंग में झारखंड के अमन साव गैंग के गुर्गों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। ये गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर काम करता है और छत्तीसगढ़ में लगातार कारोबारियों को अपने निशाने पर बनाए रखता है। लेकिन रायपुर में दिन दहाड़े इस तरीके की घटना होनी कोई सामान्य बात नहीं है। इसको लेकर प्रशासन अब सख्त नजर आ रही है। लेकिन ये घटना हुई कैसे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, सब कुछ इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह मशहूर कोयला कारोबारी पीआरए ग्रुप के ऑफिस के बाहर गोलियां चल गईं। बताया जा रहा है कि अमन साहू गैंग के 2 शूटरों ने 2 राउंड हवाई फायर किया और वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि गोलीकांड में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है और कोयला कारोबारी भी सुरक्षित हैं। लेकिन इस घटना के बाद रायपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है और पूरे शहर में नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एक अभी फायरिंग की घटना अभी सामने आई है। अभी कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने एक फायरिंग की घटना होने से पहले अपराधियों को पकड़ा था। ये झारखंड के अपराधी हैं और ये मैं आपको बताऊं, इसमें अमन साहू जो गैंग है लगभग 90 मामले उसके खिलाफ झारखंड में फायरिंग और अन्य लोगों के खिलाफ उसके गैंग के मेंबर के खिलाफ है। ये मामले में भी अभी हम लोग नाकाबंदी कर रहे हैं और जल्दी ही इस मामले की तार में भी हम लोग जाएंगे। बता दें कि कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ पुलिस ने प्रदेश के 2 कारोबारियों की हत्या करने आए अमन साहू गैंग के 4 शूटरों को गिरफ्तार किया था और जांच में ये सामने भी आया कि अमन साहू गैंग के गुर्गे प्रदेश के कारोबारियों को लगातार निशाना बना रहे हैं। हालांकि इस गोलीकांड को लेकर जहां एक और कंपनी के लोग कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं, तो वहीं चश्मदीद इसके बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। अमन साव गैंग के 2 गुर्गे प्रा ग्रुप के पास गाड़ी चलाते हैं और उसके बाद जो है गाड़ी लेकर कहां पर आते हैं, इधर बाइक अपनी पार्क करते हैं। पुलिस ने उस बाइक को ट्रैक कर लिया है और वो बाइक इस वक्त आप देख सकते हैं यही मौजूद है। JH01DL 4692 इस नाम से ये बाइक है। पल्सर 200 बाइक है और ये बाइक यहीं पर पार्क की जाती है। फिर उसके बाद वो आगे अपने अगले वाहन की तरफ चलते हैं। पुलिस उसी वाहन की तलाश में जुटी हुई है। अमन साव ने एक चेतावनी दी थी कि मैं छोड़ूंगा नहीं, आसानी से मानूंगा नहीं, और अमन साव ने वो करने की हिमाकत की है, कोशिश की है। लेकिन रायपुर पुलिस ने भी कहा था कि हम मुजरिमों को छोड़ेंगे नहीं, उन्हें हर तरीके से मात देंगे। अब देखना होगा कि पुलिस अगला मास्टर स्ट्रोक कौन सा उठाती है। क्या उन 2 लोगों को पकड़ा जाता है जिस तरह से पहले 4 लोगों को गोली चलाने से पहले पकड़ लिया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज। 10 बजे 10 रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।